नमस्कार। हमारे विशेष कार्यक्रम जनादेश 2024 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। जनादेश यानी लोकसभा चुनावों की स्पष्ट और बिल्कुल निष्पक्ष खबरें। तो आज दूसरे चरण का मतदान भी पूरा हो रहा है और केरल के वायनाड से कांग्रेस नेता राहुल गांधी, तो राजस्थान के कोटा से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला समेत कई दिग्गजों की किस्मत भी ईवीएम में कैद हो रही है। तो दूसरे चरण के मतदान खत्म होने के साथ ही तीसरे चरण के चुनाव प्रचार में सभी पार्टियों के दिग्गज नेता भी जनादेश हासिल करने के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं। तो इस विशेष कार्यक्रम में हम बताएंगे क्या रही दिन भर की चुनावी सरगर्मियां और चुनावी हलचल। साथ ही जानेंगे कि दिन भर क्या चले बयानों के तीर और समीकरण किस ओर कर रहे हैं इशारा। तो आइए शुरुआत करते हैं अपना खास कार्यक्रम जनादेश 2024। लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं चुनावी सुर्खियों पर। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की 88 सीटों पर शांतिपूर्ण मतदान जारी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर। उत्साहपूर्वक जारी है मतदान। 3 बजे तक मतदान प्रतिशत में त्रिपुरा, मणिपुर 68% के साथ सबसे आगे, तो सबसे कम महाराष्ट्र में 43% वोट पड़े। वहीं कई दिग्गजों ने मतदान कर निभाई अपनी जिम्मेदारी। लोकतंत्र के महापर्व के दूसरे चरण में दिख रहे शानदार रंग। कहीं 95 साल के बुजुर्ग ने तो कहीं दूल्हा दुल्हन ने किया मतदान। अब तीसरे और अन्य चरणों के लिए जारी है चुनाव प्रचार। पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल के मालदा और बिहार के अररिया में जनसभा कर विपक्ष पर जमकर साधा निशाना। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कर्नाटक के बीजापुर में चुनावी रैली को किया संबोधित। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम और वीवीपैट पर्चियों की 100% क्रॉस चेकिंग की मांग वाली सभी याचिकाएं कर दी खारिज। बैलेट पेपर की मांग भी ठुकराई। पीएम ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा सुप्रीम कोर्ट ने मतपेटियां लूटने वालों को दिया गहरा झटका। दूसरे चरण के मतदान के बीच बीजेपी ने खोली कांग्रेस के दावों की पोल। साल 2009 में मुस्लिमों को प्राथमिकता देने वाला तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का जारी किया एक और बयान। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का दावा, एससी, एसटी और ओबीसी का हक छीनकर मुस्लिमों को देता है कांग्रेस और इंडी गठबंधन का छिपा हुआ एजेंडा। तो ये थी चुनावी हेडलाइंस। देश में पहले चरण का मतदान तो हो गया था, अभी दूसरा चरण हो रहा है। तो आइए देखते हैं हमारे विशेष कार्यक्रम में दिन भर की हलचल क्या है जनता का जनादेश। तो लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की 88 सीटों पर शांतिपूर्ण मतदान जारी है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी समेत कई दिग्गजों की किस्मत इस चरण में दांव पर है। मतदान केंद्रों पर वोटरों की लंबी कतार देखने को मिली और इसी के साथ लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत 12 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 88 सीटों पर मतदान हो रहा है। लोकतंत्र के महापर्व में उत्तर से दक्षिण तक और पूरब से पश्चिम तक मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर वोटरों की लंबी कतार देखने को मिली। इसी के साथ लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत 12 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 88 सीटों पर मतदान पूरा हो गया। दूसरे चरण में जिन 88 सीटों पर वोट डाले गए उनमें असम की 5 सीटें, बिहार की 5 सीटें, छत्तीसगढ़ की 3 सीट्स, कर्नाटक की 14 सीटें शामिल हैं। केरल की सभी 20 सीटें, मध्य प्रदेश की 6, महाराष्ट्र की 8, मणिपुर की 1, त्रिपुरा की 1, जम्मू कश्मीर की 1, राजस्थान की 13, उत्तर प्रदेश की 8 और पश्चिम बंगाल की 3 सीट्स शामिल रहीं।
मतदान के दौरान पहली बार वोट डालने वाले युवाओं और महिलाओं समेत सभी वर्ग के मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। युवा मतदाता सेल्फी लेकर दूसरे मतदाताओं का भी उत्साह बढ़ाते नजर आए। मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था फर्स्ट टाइम वोट करने का, और मैं सबको यही कहूंगी कि उनको अपना वैल्यूएबल वोट कास्ट करना चाहिए। हमारे तो यही अपील है सबसे कि आप सबसे पहले अपना वोट दें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएं, उसके बाद कोई भी काम। देश भर में मतदान केंद्रों पर चुनाव के अलग अलग रंग भी देखने को मिले। दिव्यांगों और बुजुर्ग मतदाताओं ने भी मताधिकार में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मैं तो ये बोलती हूँ कि सबको वोट डालना चाहिए। देश का निर्माण करना है तो वोट डालो, अच्छे मतलब नेता को वोट डालो जो देश के लिए काम करे, अपने लिए काम ना करे। कुछ ऐसे नज़ारे भी सामने आए जहां मतदान केंद्रों पर नवविवाहित जोड़ों ने भी मताधिकार का इस्तेमाल कर समाज को लोकतंत्र के प्रति अपनी आस्था का संदेश दिया। मतदान में आम लोगों के साथ साथ खास लोगों ने भी मताधिकार का इस्तेमाल किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा राजस्थान से, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने चित्तौड़गढ़, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोधपुर, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने झालावाड़ में मतदान किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने तिरुवनंतपुरम में और निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव ने पूर्णिया में मतदान किया। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान ने नांदेड़ में और केरल भाजपा अध्यक्ष के सुरेंद्र ने वायनाड में मतदान किया है। केरल के त्रिशूर से भाजपा उम्मीदवार और अभिनेता सुरेश गोपी ने भी वोट डाला, तो कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने केरल में अलप्पुझा में मतदान किया। दूसरे चरण में कई केंद्रीय मंत्रियों और पूर्व मुख्यमंत्रियों ने भी चुनावी मैदान में किस्मत आजमाई है। इनमें कांग्रेसी नेता राहुल गांधी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, हेमा मालिनी, अरुण गोविल, शशि थरूर और राजीव चंद्रशेखर जैसे नाम शामिल हैं, जिनकी किस्मत दूसरे चरण के मतदान के साथ ही ईवीएम में कैद हो गई है। साथ ही 1202 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला भी ईवीएम में बंद हो गया है। हालांकि जीत को लेकर सभी दलों और नेताओं के अपने अपने दावे हैं। इस बार आम चुनाव कुल 7 चरणों में हो रहे हैं। आखिरी चरण का चुनाव 1 जून को होगा, लेकिन जनता किसको अपना देगी जनादेश, ये 4 जून को ही पता चल पाएगा। जनादेश डेस्क, डीडी न्यूज। तो ये रिपोर्ट आपने देखी कि किस तरह से मोटे तौर पर मतदान चल रहा है 88 सीटों पर, और 88 सीट बेहद महत्वपूर्ण है। इन 88 सीटों का अगर 2019 का आप इतिहास देखिए तो इसमें भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल एनडीए के पास बहुत सारी सीटें, करीब करीब 58 सीटें थीं उनकी, एनडीए की। भारतीय जनता पार्टी की खुद की 50 सीटें थीं। तो आज कैसा रहा मतदान, इस पर हम अपने संवाददाताओं से बिल्कुल ग्राउंड रिपोर्ट लेंगे और साथ में चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे खास मेहमान प्रोफेसर सुधीर सिंह जी, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका इस चर्चा में सुधीर सिंह जी। मैं आपके पास इस चर्चा के लिए आऊँगा, ज़रा पहले अपने रिपोर्टर से कुछ इनपुट लेता हूँ। हमारे साथ 2 संवाददाता इस समय जुड़ रहे हैं। राजेश राज पूर्णिया से जुड़ गए हैं, और पूर्णिया बिहार से, और निशांत सौरभ हैं असम के नौगांव से, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं पहले राजेश का रुख करता हूं, फिर निशांत के पास आता हूं। राजेश, पूर्णिया बहुत चर्चा रही, दुनिया छोड़ दूंगा पूर्णिया नहीं छोड़ूंगा, ये बहुत ही फेमस डायलॉग था पप्पू यादव का, और सच में उन्होंने पूर्णिया छोड़ा नहीं, डटे रहे बिल्कुल पूर्णिया के मैदान में। और नतीजा ये हुआ कि तेजस्वी यादव यहां तक कह गए कि भाई या तो हमको वोट दे दीजिए या एनडीए को दे दीजिए, लेकिन पप्पू यादव को वोट देके खराब मत कीजिए, यहां तक तेजस्वी कह गए। कैसा मतदान चल रहा है पूर्णिया में, क्योंकि बिल्कुल हॉट सीट है पूर्णिया? अब बिल्कुल सही कहा लालचंद्र आपने कि जब कोटा की एक सभा में तेजस्वी यादव प्रचार के लिए आए तो उन्होंने कहा कि आप इंडिया को चुनो या फिर एनडीए को चुनो, बीमा भारती को अगर आप वोट नहीं करते हो तो आप एनडीए को वोट करो। इसका इशारा साफ था कि पप्पू को न चुनो। पप्पू यादव से जब हमने पूछा ये सवाल तो उन्होंने कहा कि वो झेप गए। उन्होंने कहा कि मैं इस पर कोई खासा प्रतिक्रिया नहीं दूंगा, लेकिन कांग्रेस को पुनर्विचार करना चाहिए। और जब तेजस्वी यादव से मैंने रुपौली में यही सवाल पूछा लालचंद, तो तेजस्वी यादव जो है वो
कहीं ना कहीं मीडिया पर वो भड़कते हुए नजर आए और कहा कि गोदी मीडिया ने इसे फैब्रिकेट करके चला दिया। और धमदाहा की सभा में भी उन्होंने कहा कि वीडियो जो है उसके साथ छेड़छाड़ कर दी, लेकिन जो वीडियो था वो स्पष्ट था, ना उसमें कोई फ्लैश लगा हुआ था, ना कोई कट अवेज थे, जो नेचुरल तरीके से शूट किया हुआ था वही वीडियो था। तो खैर जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चला, जो पूरे मतदान पर आइए, आज पूर्णिया में सुनते हैं कि बिहार में सबसे ज्यादा मतदान हो रहा है, प्रचार किया और कहीं ना कहीं उसके बिल्कुल मैं वही कह रहा था लालचंद कि तमाम लोगों ने आरोप प्रत्यारोप के बाद अब गेंद जो है मतदाताओं के पाले में डाल दिया है और अब बारी मतदाताओं की है। जब सुबह में कस्बा जो अररिया की सीमा से बिल्कुल सटा हुआ है, वहां जलालगढ़ इलाके में मैं गया था जब, तो मैंने देखा वहां पर कि जलालगढ़ में कहीं ना कहीं बड़ी तादाद में जो महिलाएं हैं वो वोटिंग के लिए आई थी। जमुई में जब मैं था तो जमुई में मैंने देखा कि जमुई के इलाके में पहले चरण में जब 7 बजे पहुंचे तो 9 बजे के आसपास तक वोट जो मतदान केंद्र थे वहां पर बहुत भीड़ दिखाई नहीं पड़ रही थी। लेकिन यहाँ पर जब 7:30 में लाइव के लिए हम खड़े हुए तो हमने देखा कि लंबी कतार लगाकर महिलाएं जो हैं वो खड़ी हैं और समाज की अंतिम पायदान पर रहने वाली वो महिलाएं थी जिनके बारे में अमूमन ये कहा जाता है लालचंद की ये जागरूक नहीं होती हैं, बहुत पढ़ी लिखी नहीं होती हैं, लेकिन मताधिकार का प्रयोग करने के लिए जमहूरियत के जश्न में शामिल होने के लिए जो उनका लंबा काफिला दिखा उसकी सराहना जरूर की जानी चाहिए। और बुजुर्ग मतदाता भी थे, युवा मतदाता भी थे, तो हम कह सकते हैं कि पूर्णिया जो है वो कहीं ना कहीं एक तरफ जहां प्रणाम पूर्णिया के लिए सुर्खियां बटोर रहा है, वहीं शुरुआती दौर में जो मतों का प्रतिशत है वो भी अच्छा खासा दिखाई पड़ा, लेकिन प्रचंड गर्मी और लू की वजह से लालचंद्र कहीं ना कहीं जो बीच का काल है उसमें लोग घरों से बाहर नहीं निकले और 1 बजे तक जो मतदान का प्रतिशत था वो 32-34% था। अब 40 से ऊपर फीसदी जो है मतदान की खबर प्राप्त हो रही है, लेकिन जो होना चाहिए था मतदान का प्रतिशत उसमें अभी भी कुछ न कुछ कसर है। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, कुछ न कुछ कसर है, लोगों को और संख्या में बाहर निकलना चाहिए। मतदाताओं में उदासीनता भी जरूर है, उधर कसर है या कैसा मतदान है? निशांत, एक तो सबसे पहले मतदान का प्रतिशत बताइए कि क्या वहां भी आपको कसर दिखाई पड़ रही है, और दूसरी बात ये भी बताइएगा कि जिस इलाके में आप हैं क्या वहां पर आपको सीधी टक्कर दिखाई पड़ रही है या कोई तीसरा कोना बनता हुआ भी वहां दिख रहा है? निशांत, आवाज जारी है? जी निशांत, मैं एक बार फिर से सवाल पूछता हूं, आप जहां पर हैं वहां मतदान का प्रतिशत कैसा है, और यह भी बताइएगा कि सीधी टक्कर है या कोई तीसरा कोना बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है? जी लालचंद, देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि असम में सामान्य तौर पर वोटिंग अधिक होती है। पहले चरण में भी हमने देखा कि 78% से अधिक वोटिंग असम में 5 सीटों पर हमें देखने को मिली थी। और ये जो दूसरे चरण में जिन 5 सीटों पर वोटिंग हो रही है वहां पे 2019 के लोकसभा चुनाव में 80% से अधिक वोटिंग हुई थी, और खास तौर पर नगांव की बात करें तो यहाँ 83% वोटिंग हुई थी। और शाम 5 बजे जो 3 बजे तक का पोलिंग डेटा आया था इलेक्शन कमीशन की तरफ से, तो 60% से अधिक की वोटिंग हो चुकी थी 3 बजे तक ही। और चूंकि 5 बज चुके हैं, 5 बजे तक आपको मालूम है कि वोटिंग समाप्त हो जाती है, लेकिन भले ही मतदान केंद्र का गेट बंद कर दिया गया हो, लेकिन आप देख सकते हैं कि अभी भी महिला मतदाताओं की काफी लंबी कतार यहां पर देखने को हमें मिल रही है। 5 बजे से पहले इन मतदाताओं ने मतदान केंद्र के अंदर प्रवेश कर लिया था, ऐसे में उनकी कतार यहां पर अभी भी लगी हुई है। ये महिलाएं हैं जो कि अपना दिन भर घर का कामकाज निपटाकर वोट डालने के लिए आई है। सुबह से हम नगांव के अलग अलग इलाकों में मतदान केंद्रों का जायजा ले रहे हैं। सुबह में भी काफी लंबी लाइन लगी हुई थी, दोपहर में हालांकि चूंकि गर्मी थी, धूप थी, इस वजह से उतने मतदाता नहीं आए, लेकिन शाम के टाइम पे भी काफ़ी संख्या में वोटर्स यहाँ पर हैं। और ये उम्मीद की जा रही है कि 80% से अधिक वोटिंग इस बार भी
हमें असम के इन 5 सीटों पर देखने को मिलेगी। और जहां तक आपने संघर्ष की बात कही असम के 5 सीटों पर, तो 5 सीटों में से 3 सीटों पर निश्चित तौर पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है, जिसमें कि एक नगांव सीट है और एक करीमगंज की सीट है और एक जो है सीट सिलचर की सीट है। तो नगांव सीट की बात करें तो नगांव सीट पर अभी कांग्रेस के सिटिंग एमपी है, लेकिन उनका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के साथ तो है ही, AIUDF यानी ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के प्रत्याशी भी यहाँ पर खड़े हैं उनके सामने। तो ये जो नौगांव की सीट है, हालांकि 1999 से लेकर 2014 25 साल तक ये बीजेपी का गढ़ रहा है, यहाँ पे बीजेपी के प्रत्याशी जीतते रहे हैं, लेकिन 2019 में चूंकि AIUDF ने कांग्रेस के पक्ष में अपना प्रत्याशी नहीं उतारा था, इसलिए कांग्रेस के प्रत्याशी यहाँ पर उन्होंने जीत दर्ज की थी। लेकिन इस बार AIUDF के साथ कोई समझौता हुआ नहीं है, AIUDF का प्रत्याशी यहाँ पर खड़े हैं, तो ऐसे में कांग्रेस के लिए सीट बचा पाना थोड़ा मुश्किल होगी। थोड़ी यही स्थिति सिलचर में भी है। सिलचर में तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार खड़े हैं, कांग्रेस और बीजेपी के उम्मीदवार तो है ही, तृणमूल कांग्रेस के भी उम्मीदवार है जिनके समर्थन में यानी कई जगह पर कई कोना बनता हुआ नजर आ रहा है। मैं लौटता हूं आपके पास, लौटता हूं स्टूडियो में हमारे साथ प्रोफेसर सुधीर सिंह जी हैं, लौटता हूं निशांत, लौटता हूं हमारे साथ प्रोफेसर सुधीर सिंह जी हैं। उनसे थोड़ा आज के मतदान पर पहले ओपनिंग रिमार्क जरूर ले लेंगे। सुधीर सर, जिस तरह से आप देख रहे हैं ये एक तो सबसे पहली बात कि इसकी तुलना दो जगह से होगी। एक तो ये कि पहले चरण में जो मतदान का प्रतिशत रहा और आज जो वोटिंग हो रही है दूसरे चरण में, एक तो ये कि क्या इसमें कुछ आपको दिख रहा है कि कोई सुधार हो सकता है और मतदान का प्रतिशत ऊपर जा सकता है। दूसरी बात ये कि ये तुलना होना भी स्वाभाविक है कि इन सीटों पर 2019 में 2014 में मतदान का प्रतिशत कैसा रहा था, तो आज का रंग ढंग पहले शुरुआती में आपको कैसा लग रहा है? देखिए, पहले फेज में लगभग 65% के करीब मतदान हुआ। इस फेज में मुझे लगता है कि वो रेखा क्रॉस कर जाएगा, क्योंकि 3 बजे तक 53-54% एवरेज वोटिंग हुई है। देश के कुछ हिस्सों में 5 बजे तक वोटिंग है, लेकिन मैक्सिमम में 6 तक वोटिंग है जी। और जो वोटर आ जाएंगे अंदर घेरे में, उनका वोट लिया जाएगा। तो मुझे लगता है 65 की सीमा क्रॉस कर जाएगी। जहां तक लड़ाई की बात है, तो ये केरल में त्रिकोणात्मक संघर्ष है। वहाँ CPM का एक अलायंस है, लेफ्ट अलायंस, फिर कांग्रेस का अलायंस है। वहाँ इंडिया नहीं है। वहाँ CPM का अलायंस है, कांग्रेस का अलायंस है और बीजेपी का अलायंस। तो ये 3 कॉर्नर कंटेस्ट है। बाकी बीजेपी तो कुछ सीटों पर त्रिकोणी बना पा रही होगी, सारी सीटों पर तो शायद। देखिए, केरल में बीजेपी इस बार सीटें जीतने जा रही है। अब वो संख्या 1 हो या 3 हो, वो तो निर्भर करता है मतदान पर। सीटें जीतने जा रही है, लेकिन 2-3 सीट बीजेपी जीतते हुए दिख रही है। लेकिन लगभग 15 सीट पर बीजेपी जोरदार संघर्ष कर रही है। तो ये 3 लाख 2.5 लाख का जो बेस वोट है वो बीजेपी पाने के कगार पर है। तो लड़ाई बड़ी तीखी होगी। हो सकता है कि एक आध सीट और निकल जाए उस, चूंकि जब 3 कॉर्नर कंटेस्ट होगा और वहां कांग्रेस और बीजेपी से बेसिकली लड़ाई है। CPM बहुत ही पीछे है, बिल्कुल कहीं नहीं है मैदान पर। CPM बहुत ही अलोकप्रिय है, जबकि विधानसभा में रिपीट पाई है सत्ता। हाँ, मुख्यमंत्री दूसरी बार आए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री का जो काम है, जो वित्तीय हालत है, बहुत ही खराब है केरल का। लोगों को सैलरी के लाले पड़े हैं, गवर्नर पर हमले होते हैं, ये सारा चीज आप देख रहे हैं। लेकिन पूरे देश में केरल को अगर हम हटा दें तो NDA और इंडिया अलायंस के बीच सीधा लड़ाई है। अब राज्यों में थोड़ा सा परिदृश्य बदल जाता है। मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में सीधे बीजेपी कांग्रेस है, लेकिन अन्य राज्यों में कहीं कहीं पर जो है इंडिया अलायंस के और घटक हैं। तो बिहार जैसे राज्यों में NDA के घटक जनता दल यूनाइटेड भी पांचों, आज जो 5 सीट पर चुनाव बिहार में हो रहा है, तो उसमें 5 सीट पर जनता दल यूनाइटेड लड़ रहा है। तो जहां तक सीट की बात है, तो जैसा कि आपने बताया कि 50 के करीब बीजेपी जीती थी, 7-8 के करीब उनके सहयोगी जीते थे और 30 के करीब विपक्ष के लोग जीते थे। तो वो तो अभी कहना बड़ा मुश्किल है कि तेल की धार किधर को जा रही है। लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी को बढ़त हासिल है। मैदान में कोई लड़ाई बहुत उस हद तक नहीं दिख रही है। जहां तक मतदान के प्रतिशत, पिछले बार का 70% से सवाल है, तो इस बार कुछ लू गर्मी अपने कुछ प्रचंड स्तर पर गिर रही है और उससे वोटिंग कम से कम 3-4% प्रभावित। आपको लगता है कि प्रभावित हो रहा है? तो जैसे 65 अगर पिछली बार हुआ था, हो सकता है इस बार 67 के आसपास या थोड़ा बहुत इस बीच में। ठीक है,
हम लोग इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और भी कई पहलुओं पर चर्चा करेंगे। बड़े नाम कौन से हैं, इस बार दूसरे चरण में किन की किस्मत जो है वो ईवीएम में बंद हो रही है, और ख़ास तौर पर जो स्टार कैंडिडेट हैं बड़े नाम, उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन अभी वक्त है एक ब्रेक का। राजेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। निशांत, आपका भी जुड़ने के लिए शुक्रिया। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो कुछ और संवाददाताओं से भी जुड़ेंगे और अपने खास मेहमान से और भी कई पहलुओं पर चर्चा करेंगे। आज दही बड़ा खाने का मन है। वाह क्या स्वाद! असली स्वाद तो MDH दही बड़ा रायता मसाले से ही आता है। मैं कैप्टन होता ना, ओपन कराता। अब हर कोई ओपन करेगा तो मैच कौन क्लोज करेगा? तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं जनादेश 2024 और आज हम चर्चा कर रहे हैं कि आज दूसरे चरण का मतदान किस तरह से चल रहा है। और सबसे पहले हमने बात की कि किस तरह से मतदान चल रहा है और कुल मिलाकर के 12 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में 88 सीटों पर यह मतदान चल रहा है। लेकिन जो बड़े नाम हैं उनमें से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला राजस्थान के कोटा से बीजेपी के उम्मीदवार हैं, तो उन्होंने कहा कि लोगों में मतदान को लेकर उत्साह है। उनसे ये बातचीत की है हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो ने। देखिए। मैं इस वक्त कोटा में हूं और मेरे साथ हैं ओम बिरला। ओम जी, आज बड़े मुस्कुराते आप निकले हैं, पूजा करके आए हैं आप? जब मैं शुरुआत करता हूं तो भगवान की पूजा अर्चना के साथ करता हूं। आज भी पूजा अर्चना करके भगवान का आशीर्वाद भी, अब जनता के आशीर्वाद के लिए निकला हूं। किस तरह का माहौल आप देख रहे हैं? सुबह से लंबी कतारें हम यहाँ देख रहे हैं, लोग बड़ी तादाद में आए वोट डालने के लिए। 6 बजे से यहाँ लाइनें लग गई थी। उत्साह है मतदान के लिए। नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। देश में जो जिस तरीके का उत्साह है उसमें कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र में उतना उत्साह है। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं और उसके लिए आपकी तिकड़ी जरूरी है, और यहाँ से ओम बिरला। निश्चित रूप से जनता का आशीर्वाद हमेशा मिला है, आज फिर आशीर्वाद प्राप्त करने हम सब जीतकर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो ये थे ओम बिरला, जिनका ये कहना है कि प्रधानमंत्री को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है नरेंद्र मोदी को, और उसके लिए ओम बिरला की ये जो हैट्रिक है वो भी होगी। कैमरामैन रमाकांत के साथ कोटा से मैं विशाल बैरिस्टो, DD न्यूज कोटा। तो आपने लोकसभा अध्यक्ष रहे ओम बिरला की इससे बातचीत सुनी। और भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जम्मू में अपना वोट डाला। इस मौके पर उन्होंने DD न्यूज से खास बातचीत भी की और बातचीत के दौरान उन्होंने उम्मीद जताई कि जनता एक बार फिर से भाजपा को भारी मतों से विजयी बनाएगी। डॉक्टर जितेंद्र सिंह हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने खुद लाइन में लगकर अपना वोट डाला है। कितना उत्साह डॉक्टर साहब आप देख रहे हैं, खुद आपने लाइन में लगकर वोट डाला, लोकतंत्र की खूबसूरती। निश्चय जिस प्रकार का अद्भुत उत्साह है, मुझे लगता है यही शनाख्त है एक सफल लोकतंत्र की, और इसीलिए इसे लोकतंत्र का महापर्व भी कहा जाता है। आपको लगता है ये जो उत्साह है ये कितना निर्णायक साबित होगा, और कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो इस चुनाव में डिसाइसिव हैं? मुझे लगता है कि मोदी जी ने जिस प्रकार का एक न्याय पसंद निजाम दिया है इस देश में, कोई भी वर्ग हो, जहां जिसकी आवश्यकता थी उसकी पूर्ति की गई। कोई भी मजहब हो, कोई भी जात हो, कोई भी वोट की प्राथमिकता हो, उस सबसे वोट की राजनीति से ऊपर उठ करके। और दूसरा जो अद्भुत विकास हुआ है विशेषकर इस प्रदेश को लेकर के, क्योंकि ये क्षेत्र जहां हम खड़े हैं ये कई वर्षों तक, कई दशकों तक वंचित रहा कांग्रेस की तुष्टीकरण और क्षेत्रीय भेदभाव की राजनीति के कारण। पहली बार उन सारी कोताहियों की पूर्ति हुई। इसे लोग समझ रहे हैं, विशेषकर युवा समझ रहे हैं, जिन्हें एक समान अवसर पहली बार उपलब्ध हुए। बीजेपी का वोट परसेंटेज बढ़ रहा है? निश्चय बढ़ रहा है। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जिन्होंने कहा कि एक लंबे समय के बाद जिस तरह से कश्मीर में विकास हुआ है, जिस तरह से यहाँ पर जो लोगों की मांगे थी वो पूरी हुई हैं, वो उत्साह आज लोगों में देखने को मिल रहा है। और बीजेपी का जो वोट प्रतिशत है वो निश्चित तौर पर यहाँ पर बढ़ेगा, ये उन्होंने दावा किया। कैमरामैन अनिकेत दुबे के साथ रमा त्यागी, DD न्यूज जम्मू। ये बातचीत आपने केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह से सुनी। जितेंद्र सिंह उम्मीदवार थे पहले चरण में उधमपुर में, आज उन्होंने अपना वोट डाला जम्मू में।
और अब हम जुड़ रहे हैं हमारे दो संवाददाताओं के साथ। जैसा कि हमने बताया था कि हम जुड़ते रहेंगे अपने संवाददाताओं से ग्राउंड जीरो पर। हमारे साथ मौजूद हैं शैलेंद्र मिश्र ग्रेटर नोएडा से, और ओपी यादव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं नीले से शहर जोधपुर से, राजस्थान के जोधपुर से। पहले मैं शैलेंद्र के पास चलता हूं। शैलेंद्र, आप ग्रेटर नोएडा में हैं, एक जिसे कहते हैं ना, जिसे कि भाई शहरी कैरेक्टर है ना, शहरी मतदाताओं का कैरेक्टर, अगर ये समझना हो तो ग्रेटर नोएडा एक अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है। कैसा उत्साह देख रहे हैं? क्या शहर के लोगों में वोट डालने को लेकर कम से कम इस दूसरे चरण में आप उत्साह देख रहे हैं, पहले चरण से कुछ ज्यादा? देखिए, शहरी सीटों की एक दिक्कत होती है कि ग्रामीण इलाकों के मुकाबले या देश के दूर दराज इलाकों के मुकाबले वहां पर मतदान प्रतिशत हम कम देखते हैं। आमतौर पर कहा जाता है कि जो मध्य वर्ग है वो बहुत सारे मुद्दों पर मुखर तो रहता है, लेकिन मतदान में वो कहीं पिछड़ जाता है। उसकी अलग अलग वजह हो सकती है, विवेचना हो सकती है। पहले चरण में भी ये कुछ देखने को मिला शहरी सीटों पर, और लोकसभा में भी। आप जैसे कि गौतम बुद्ध नगर है, इस पे जो विधानसभा वार अगर आप जाएं तो जो ग्रामीण विधानसभाएं हैं वहां मतदान प्रतिशत ज्यादा है शहरी विधानसभाओं के मुकाबले। अंतिम तौर पर क्या आंकड़ा 60% के ऊपर जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल पिछले चुनाव के मुकाबले हो सकता है कि कुछ 1-2% ज्यादा मतदान हो जाए, चूंकि 3 बजे का आंकड़ा 44% था। 8 सीटों पर, 8 सीट आप देखें तो उसमें कई शहरी सीटें हैं, मेरठ है, मथुरा है, गौतम बुद्ध नगर है, गाजियाबाद है। तो आप 6 बजे तक ये मान लें कि 60% के आसपास मतदान हो सकता है। और आखिरी जो घंटा है उसमें हमने देखा कि बहुत लोग धूप से बचने के लिए 5 बजे के पास आना शुरू हुए हैं। तो दोपहर में बहुत कड़ी धूप थी, तब हमने देखा था कि बहुत कम मतदाता आ रहे थे। तो हो सकता है कि वो आंकड़ा चेंज हो और पिछले 2019 के मुकाबले कुछ 1-2% ज्यादा गौतम बुद्ध नगर या फिर इस चरण में दिखाई दे, या पिछले चरण के मुकाबले भी कह सकते हैं। अंतिम आंकड़ा आने पर यही साफ हो पाएगा कि हम पिछले चरण से कितना आगे बढ़ पाए। लेकिन दो बातें बहुत साफ तौर पर सामने आती है कि जैसे ही उत्तर भारत में शहरी सीट की बात आती है तो ये माना जाता है कि ऐसी सीटों पर बीजेपी जो है या तो पिछले 2 चुनाव से जीतती रही है या फिर उसका उम्मीदवार बहुत मजबूत स्थिति में होता है। तो आप देखें, इन 8 में से 7 सीटें ऐसी हैं जो 2019 में बीजेपी के खाते में गई थी। और उसमें भी अगर मेरठ जैसी सीट छोड़ दे जहां पर कांटे का मुकाबला हुआ था, तो ऐसी सीटें हैं जहां 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख तक का अगर आप गाजियाबाद कर कहें तो अंतर रहा है। तो बीजेपी के लिहाज से देखें तो ये बहुत सेफ और सुरक्षित सीटें मानी जाती रही हैं। इसीलिए बीजेपी को उम्मीद है कि उसका इस चरण में जो शहरी सीटों पर जो जीत है वो बहुत अच्छी होगी और उसका मार्जिन भी बढ़िया होगा। बिल्कुल। लेकिन इंडी गठबंधन ने भी कोशिश की इस बार मध्य वर्ग को लुभाने की। ठीक। दरअसल बीजेपी की कोशिश बहुत ज्यादा हमें एक तरह से देखें, ऐसे मुद्दे हैं उसमें काफी चुनौतियां सामने आ रही है, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी और सपा का गठबंधन। ठीक है, बीजेपी की उम्मीद है। और ये भी बात है कि बीजेपी ने उम्मीद ये भी रखी है कि 80 की 80 जीतेंगे। तो जब तक ये सीटें जीतेंगे नहीं तब तक 80 की 80 होंगी भी नहीं। लेकिन दूसरी तरफ जो विपक्षी इंडी गठबंधन है वो भी पूरी तरह से ताल ठोक रहा है। मैं ओपी यादव के पास चलता हूं। ओपी, गर्मी तो वैसे सब जगह पर है, यहाँ पर भी है, लेकिन जोधपुर में तो मैं समझ सकता हूँ कितनी गर्मी होगी इस समय, कितना तापमान होगा। नीले शहर में आप मौजूद हैं, चुनावी रंग कैसा है वहां का इस भरी गर्मी में? ओपी 2024 के लोकसभा चुनाव से जुड़े लोकतांत्रिक महापर्व में देश के 13 राज्यों की 88 लोकसभा सीटों में राजस्थान की 13 लोकसभा सीटें शामिल है और उन्हीं में मारवाड़ की भी 4 महत्वपूर्ण सीटें शामिल है, जिनमें जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली और जालौर, सिरोही मुख्य रूप से देखी जा सकती है। जोधपुर की अगर बात करें, यहाँ सूर्य का तापमान सीधा पड़ता है क्योंकि इसको सूर्य नगरी बोलते हैं, तो पारा काफी तेज है। लेकिन राजनीतिक सरगर्मियां भी काफी तेज रही। सुबह 7 बजे से लेकर लगातार अभी 5-5:30 बजने वाले हैं, मतदान लगातार जारी रहा। बीच में दोपहर में थोड़ा हल्का रहा, लेकिन जिस तरह से राजनीतिक दलों ने अपने अपने कैंडिडेट्स के जरिए मतदान को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने की कोशिश की, वहीं दूसरी बार प्रशासन ने भी इसके लगातार प्रयास किए। और जो पहले चरण के मतदान में मतदान प्रतिशत थोड़ा कम रहा, उसको लेकर प्रधानमंत्री ने भी लगातार दूसरे चरण
चरण से पहले लोगों से अपील की थी कि पहले मतदान उसके बाद जलपान, तो उसका थोड़ा बहुत असर हमें यहाँ दिखाई दिया है। यही वजह की चिलचिलाती धूप के बावजूद अगर बात करें जैसलमेर बाड़मेर की, तो 5 बजे तक वहां पे 69% मतदान हो चुका था। तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा है एक बाड़मेर जैसी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटी जगह है। जोधपुर में बात करें तो यहाँ पे 60% तक मतदान 5 बजे तक हो गया था। पाली में 55% और जालोर सिरोही में 53% मतदान हुआ है। तो निश्चित तौर पर यह पिछले बार के आंकड़ों की तुलना में थोड़ा बढ़ा हुआ है। और अभी 6 बजे तक जब अंतिम आंकड़े आएंगे तो उम्मीद की जाती है कि इसमें और काफी इजाफा हो। तो न केवल एक तरह से यह दिखाता है कि लोकतंत्र के इस महापर्व के प्रति लोगों की न केवल आस्था बढ़ी है, बल्कि इस पर्व को उत्साह और जोश और जज्बे के साथ मतदान के जरिए पूरा करने की कोशिश भी लोगों ने की है। यही वजह की कांग्रेस, बीजेपी और अन्य दलों ने अपने अपने प्रत्याशियों और समर्थकों के साथ साथ मतदाताओं को पूरा न केवल लुभाने की कोशिश की, लेकिन मतदान के दौरान उन्होंने अपने विकास के मुद्दे, राष्ट्रवाद के मुद्दे और एक विकसित भारत के मुद्दों को लेकर मतदान किया। बिल्कुल, ये बिल्कुल आप कह रहे हैं कि असर दिखाई पड़ रहा है। बार बार प्रधानमंत्री ने भी लोगों से अपील की है, तो इतनी गर्मी के बावजूद लोगों में असर दिखाई पड़ रहा है मतदाताओं में। मैं, आप दोनों बने रहिएगा, मैं प्रोफेसर सुधीर सिंह जी जो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है उनके पास आता हूं। सुधीर सर, जो हमने अभी अपने दोनों संवाददाताओं की रिपोर्ट देखी, एक तो सबसे पहले इस पहलू पर कि बड़े नाम में अगर देखें तो ओम बिरला जी, जो कि पूरे 5 साल रहे लोकसभा अध्यक्ष, अभी इस चरण में उनका भी नाम है। दूसरी बात ये कि कहीं ना कहीं ये लगता है कि चाहे प्रधानमंत्री या और भी दूसरी पार्टियों के बड़े नेता अगर लोगों से अपील करते हैं कि भाई ठीक है गर्मी है, लेकिन फिर भी बाहर आइए, अपने लोकतांत्रिक कर्तव्य को निभाइए, तो उसका असर पड़ता है। निश्चित तौर पर पड़ता है, चूंकि प्रधानमंत्री जी और विपक्ष के जो प्रमुख नेता हैं उनके अपनी फॉलोइंग है जी, और फॉलोअर्स उनके अनुरोध को एक बहुत ही पवित्र आग्रह के तौर पर देखते हैं। और निश्चित तौर पर मतदान प्रतिशत में जो तेजी ओपी साहब बता रहे थे और आपके दूसरे संवाददाता भी बता रहे थे, तो थोड़ी सी तेजी, जैसा मैंने पहले भी कहा, रहेगी। अब सवाल ये है कि जो प्रमुख लोग हैं इस बार इस फेज में, तो राहुल गांधी हैं, शशि थरूर हैं, ओम बिरला जी हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह का शायद चुनाव नहीं है, लेकिन वो वोटर पहले चरण में हो गया। तो काफी लोग हैं, 7-8 तो मिनिस्टर हैं, विपक्ष के भी कई एक नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री कुमारस्वामी कर्नाटक से लड़ रहे हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि बड़े बड़े नेता लड़ रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि ये राष्ट्र का चुनाव है, राष्ट्र का चुनाव प्रधानमंत्री कौन होगा इसके आधार पर जनता डालती है। कई एक ऐसे उदाहरण हैं कि राज्य के चुनाव में तो जनता दूसरे पार्टी को वोट देती है, लेकिन 1 महीने के बाद जो है वही जनता उसी राज्य में प्रधानमंत्री के लिए दूसरे पार्टी को वोट देती है। तो ये जो जनता का जजमेंट है, जनता लोकतंत्र का सबसे बड़ा जज है, जस्टिस है, न्यायाधीश है, तो जनता का बड़ा ही खूबसूरत एक फैसला होता है। और मुझे लगता है कि राष्ट्र को ये वाला जो आपने फैक्टर उठाया जी, मैंने देखा 2 दिन पहले प्रधानमंत्री ने ये बात उठाई। प्रधानमंत्री ने कहा विपक्ष में चेहरा कौन है कुछ पता नहीं है, और हमें तो ये सूत्रों से खबर मिल रही है कि हर 5 साल में 1 साल में एक बनाएंगे, तो इससे सुरक्षा हो, राष्ट्रीय सुरक्षा हो, स्थिरता हो, अर्थव्यवस्था हो, सबको खतरा है। देखिए, देश ने 1989 से लेकर के 1999 तक सरकारें आती जाती रही, कुछ महीने वाली सरकारें, तो देश ने देखा है वो अराजकता का दौर, अस्थिरता का दौर, और दुनिया में जो माहौल है उसमें अगर एक मजबूत सरकार केंद्र में नहीं रहेगी तो कई एक मुद्दों पर हम उचित समय पर एक मजबूत निर्णय ले पाएंगे, और उससे देश के विकास पर बहुत उल्टा असर पड़ेगा, बुरा असर पड़ेगा। और मुझे लगता है कि देश की जनता इस बात को बखूबी समझती है। जनता बहुत ही सोच समझकर इन मुद्दों पर वोट, ये बिजली पानी का वोट नहीं है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर का तो वोट जरूर है, लेकिन विदेश नीति का भी वोट है, रक्षा का भी बात है, जो यूक्रेन में चल रहा है, इजराइल में चल रहा है, ये सारे इश्यू जनता के दिमाग में घूम रहे हैं। ये महंगाई और बेरोजगारी और ये सारे मुद्दे भी हैं, लेकिन गौण है, मुख्य मुद्दे राष्ट्र को आगे बढ़ाने का। अगर 2 मुद्दे अगर मानेंगे आप, तो 2 मुद्दे हैं, नेतृत्व, कौन नेतृत्व कर रहा है किस गठबंधन का, दूसरा है आर्थिक नीति आपकी क्या होगी, क्योंकि भारत दुनिया में एक आर्थिक महाशक्ति के तौर पर तेजी से उभर रहा है। तो जो भी प्रधानमंत्री बनेगा, जो भी दल सरकार बनाएगी, उसकी अर्थनीति क्या है, जनता इस बात को जानना चाहती है। बिल्कुल, ये सवाल मैंने इसलिए भी पूछा था क्योंकि कुछ लोग एक अलग काउंटर नैरेटिव देते हैं कि नहीं नहीं, देश हित में तो कमजोर सरकारें ही हैं, कमजोर सरकारें रहेंगी तो वो अच्छी रहेंगी। खैर, हम आगे चर्चा को बढ़ाएंगे आगे चल करके।
और इस चर्चा में और भी कई पहलुओं को शामिल करेंगे, कुछ और संवाददाताओं से भी जुड़ेंगे और वहां से ग्राउंड रिपोर्ट भी लेंगे, अपने खास मेहमान से चर्चा भी करेंगे। फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो इस कार्यक्रम को जारी रखेंगे। आधे बाउल दही में 4 चम्मच MDH चटनी पुदीना मसाला डाला, स्टर करो, पुदीना चटनी तैयार। MDH चटनी पुदीना मसाला। शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया। अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं जनादेश 2024। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि दूसरे चरण का मतदान कैसा चल रहा है और हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी हैं और हमारे साथ हमारे संवाददाता भी एक एक करके जुड़ रहे हैं। अब हम जरा एक नजर डाल लेते हैं कि इस दूसरे चरण में प्रमुख उम्मीदवार कौन कौन हैं। कुछ नामों की चर्चा तो हम कर चुके हैं, लेकिन प्रमुख उम्मीदवार देखिए, ओम बिरला जिनके नाम की चर्चा हम कर चुके हैं, लोकसभा अध्यक्ष राजस्थान के कोटा से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार। राहुल गांधी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड केरल से दूसरी बार वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। राजीव चंद्रशेखर केंद्रीय मंत्री बीजेपी से केरल के तिरुवनंतपुरम से। इसके बाद शशि थरूर पूर्व केंद्रीय मंत्री तिरुवनंतपुरम केरल से कांग्रेस के नेता। ये बड़े नाम हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय मंत्री जोधपुर राजस्थान से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार। वी मुरलीधरन केंद्रीय राज्य मंत्री भारतीय जनता पार्टी के केरल के अटिंगल से चुनाव लड़ रहे हैं। साथ में कैलाश चौधरी केंद्रीय राज्य मंत्री भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के बाड़मेर से हैं। तेजस्वी सूर्या अध्यक्ष हैं भाजयुमो के भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट बेंगलुरु दक्षिण से कर्नाटक से। शोभा करंदलाजे केंद्रीय राज्य मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट बेंगलुरु उत्तर से कर्नाटक में। भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री, कुछ ही महीने पहले तक थे, कांग्रेस के नेता राजनांदगांव से छत्तीसगढ़ से। HD कुमारस्वामी कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री JDS से कर्नाटक के मांड्या से। नवनीत कौर राणा सांसद अमरावती महाराष्ट्र और ये भारतीय जनता पार्टी की टिकट से इस बार है। हेमा मालिनी सांसद और मशहूर अभिनेत्री भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट उत्तर प्रदेश के मथुरा से। डॉक्टर महेश शर्मा पूर्व केंद्रीय मंत्री गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश के नोएडा से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट। KC वेणुगोपाल महासचिव कांग्रेस के केरल के अलपुझा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार। सुरेश गोपी मलयालम अभिनेता केरल के त्रिशूर से और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं। अनिल के एंटनी कांग्रेस नेता AK एंटनी के बेटे हैं, लेकिन कैंडिडेट हैं भारतीय जनता पार्टी के केरल के पथनामथिट्टा से। यदुवीर कृष्णदत्त वाडियार मैसूर के महाराज हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं मैसूर कर्नाटक से। DK सुरेश विवादित रहे थे, सांसद कांग्रेस उम्मीदवार बेंगलुरु ग्रामीण कर्नाटक। अरुण गोविल अभिनेता राम का किरदार निभाने वाले भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के मेरठ से। दुष्यंत सिंह वसुंधरा राजे के सुपुत्र हैं, सांसद झालावाड़ 12 राजस्थान से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट। पप्पू यादव पूर्व सांसद इंडिपेंडेंट हैं पूर्णिया बिहार से, जिनके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। के सुरेंद्रन ये भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, ये भी मैदान में हैं जी। अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं दो संवाददाता, सोमेश पटेल राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से, और साथ में हमारे साथ दीपिका भी जुड़ रही हैं त्रिपुरा ईस्ट से। मैं पहले सोमेश आपके पास आता हूं। सोमेश, छत्तीसगढ़ में मतदान कैसा रहा? खासतौर पर छत्तीसगढ़ पर सभी की नज़र थी, और इसलिए भी नज़र थी क्योंकि हम जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में कुछ इलाकों में नक्सली बहिष्कार भी करते हैं। हालांकि इस बार के चरण में जो चुनाव हैं वो वहां पर नक्सलियों का प्रभाव बहुत कम है, लेकिन किस तरह का मतदान प्रतिशत रहा, और आपको लगता है कि पिछले बार के मुकाबले मतदान प्रतिशत में अच्छा खासा सुधार देखने को मिल सकता है इस बार?
जी लालचंद, आपको जरूर बताना चाहूंगा, छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण का मतदान के लिए लोग सुबह से ही अपने घरों से निकलकर इस लोकतंत्र के महापर्व पर शामिल हुए और जो मतदान जो प्रतिशत अभी आया 73.61% अब तक का मतदान है सुबह 7 बजे से लेकर 5 तक। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव, महासमुंद, कांकेर लोकसभा सीटों में यह मतदान सुबह 7 बजे से लेकर 6 बजे तक होना है और लगातार लोग मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। जो कांकेर लोकसभा सीट की बात करूं, कांकेर लोकसभा सीट में कुछ दिन पहले जो वहां के पुलिस के जवान हैं 29 नक्सलियों को वहां से मार गिराया था। आज ही नक्सलियों ने उस इलाके में मतदान ना करने की अपील की थी और बहिष्कार करने की बात की थी, लेकिन इसके बावजूद भी उस इलाके में सबसे ज्यादा मतदान हुआ है। 67.21% लोगों ने मतदान किया है। नक्सलियों का इस इलाके में लगातार खौफ के बावजूद भी लोग यहां पर बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन लोगों में काफी उत्साह भी देखा जा सकता है। मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं तो 2004, 2009, 2014, 2019 बीजेपी को लगातार इस इलाके में जीत हासिल मिली है। कांग्रेस 1-2 सीट पर ही सीमित कर रह गई थी। छत्तीसगढ़ में लगातार जो बीजेपी का जो इलाका है, कहीं ना कहीं जिस तरह से बीजेपी को यहां पर जीत हासिल करने को मिला है। मैं राजनांदगांव लोकसभा सीट की बात करूं, ये राजनांदगांव लोकसभा सीट काफी हॉट सीट मानी जाती है। यहां से मौजूदा सांसद जो संतोष पांडे हैं उनको टिकट मिला है और जो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल थे उनको कांग्रेस ने यहाँ पे प्रत्याशी बनाया है। कुछ देर पहले भूपेश बघेल ने ट्वीट करते हुए आरोप लगाया है, ईवीएम पर सवाल खड़ा किया और वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि मेरी तस्वीर को छोटा कर दिया गया है। चुनाव लड़ेंगे भी, साफ तौर पे कहा है कि भूपेश बघेल हार रहे हैं, इस तरह की वो बातें कह रहे हैं। जी ठीक है, वही मैं कह रहा हूं कि चुनाव हर जगह लड़ेंगे भी, कुछ राज्यों में जीतेंगे भी। सुप्रीम चुनाव आयोग जब चैलेंज देगा तो जाएंगे नहीं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो ईवीएम के पक्ष में आएगा और उसके बाद भी ये चीजें नैरेटिव चलती रहती हैं। मुझे लगता है जनता भी ये सब चीजें सुन सुन के थक जाएगी धीरे धीरे। लौटता हूं सोमेश, मैं दीपिका के पास चलता हूं। दीपिका, पहले चरण का जब मतदान हुआ था तो लोगों के मुंह से निकला था आह थोड़ा सा और मतदान होता, और त्रिपुरा के लिए निकला था वाह त्रिपुरा क्या मतदान किया है। ये बताइए, इस बार भी क्या त्रिपुरा के लिए ये निकलेगा कि वाह त्रिपुरा इस बार भी क्या जबरदस्त मतदान किया है? उम्मीद तो पूरी बिल्कुल वही है कि इस बार फिर से एक बार वाह मिलने वाली है त्रिपुरा से, क्योंकि 3 बजे तक का जो टाइम था तब की पोलिंग परसेंटेज के हिसाब से 69% पोलिंग ईस्ट त्रिपुरा से क्रॉस हो चुकी थी। वेस्ट त्रिपुरा ने भी 80% अबव पोलिंग परसेंटेज रिकॉर्ड किया था। ईस्ट त्रिपुरा से भी हमें यही एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि लगातार हर 2 घंटे में जो अपडेट आया उसमें करीबन 10 से 12% की बढ़ोतरी हमने देखी ही। तो उसी तरीके से हम वोटर टर्नआउट देखेंगे। फिलहाल अगर आप देखेंगे मेरे पीछे अभी भी फाइनल लेग में कुछ लाइन अभी भी लगी हुई है पोलिंग स्टेशन में। हालांकि जो दरवाजे हैं वो बंद हो चुके हैं। फ्रेश जो कोई वोटर्स अगर आना चाहते हैं, कोई नए वोटर्स आना चाहते हैं तो उनके लिए 5 बजे के बाद दरवाजे बिल्कुल बंद किए जा चुके हैं। लेकिन मेरे राइट हैंड साइड में एक बहुत ही लंबी कतार है मेल वोटर्स की और मेरे बिल्कुल पीछे बैक साइड में फीमेल वोटर्स अभी भी खड़ी हुई हैं। उनको एक सीधी कतार में खड़ा कर दिया गया है। हालांकि बाहर से किसी को आने नहीं दे रहे, लेकिन जिस तरीके का माहौल यहाँ है अभी भी इस स्कूल के अंदर काफी लोग बैठे हुए हैं और अपने पोलिंग कास्ट करने का वेट कर रहे हैं, अपनी टर्न का वेट कर रहे हैं, अपना कुछ किसी तरीके से एंटरटेनमेंट कर रहे हैं। कुछ लोग क्रिकेट देख रहे हैं, कुछ लोग किसी और तरीके से अपना बैठ के वेट करते हैं। अपने कैमरा पर्सन से थोड़ा सा पैन करवा के हमें दिखाइए वहां की झलक। जी बिल्कुल, अगर आप इधर दिखाएंगे कैमरामैन, जी राइट हैंड साइड में दिखाएंगे तो कितनी बड़ी लाइन है फिलहाल अभी भी, जो कि लास्ट लेग है पोलिंग का। 5 बजे के बाद दरवाजे बंद हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो फिलहाल आप देख रहे हैं ये मेल वोटर्स की लाइन है जो अभी तक बरकरार है। मेरे पीछे जैसे कि मैंने पहले भी दिखाया था फीमेल वोटर्स की लाइन है जो चल रही है। फीमेल वोटर्स अभी भी वेट कर रही है अपना वोट कास्ट करने के लिए। हमें लगता है अभी भी 1-1.5 घंटा यहाँ पर लगेगा अपनी वोटिंग खत्म होते होते। तो ईस्ट त्रिपुरा जो ऑलरेडी 69% से ऊपर पोलिंग परसेंटेज रिकॉर्ड कर चुका है, वो एक बार फिर हो सकता है ईस्ट त्रिपुरा भी। आपने जो ये दृश्य दिखाया ना, आपने ये जो दृश्य दिखाया, इससे हमको समझ में आता है कि हम लोग क्यों वोटिंग के मामले में कहते हैं वाह त्रिपुरा, क्योंकि जो जिस तरह लोग वेट कर रहे हैं, जाहिर सी बात है मतदान करेंगे तो वोट प्रतिशत ऊपर जाएगा और ज्यादा ऊपर जाएगा। आप दोनों के पास लौटता हूं। मैं स्टूडियो में हमारे साथ प्रोफेसर सुधीर सिंह। सोमेश ने अभी एक बात कही, फिर से उठा दिया मुद्दा उन्होंने, भूपेश बघेल ने, ईवीएम का मुद्दा। आज ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है सर, आप देखें। मुझे ये समझ में नहीं आता कि आप चुनाव लड़ेंगे भी, आप चुनाव जीतेंगे भी, ठीक है, जीत हार चलती रहती है, कहीं जीतते हैं कहीं हारते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जब चुनाव आयोग जब आपको चैलेंज देगा तो उस चैलेंज को स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन उठाते रहेंगे कि हाँ ईवीएम ईवीएम ईवीएम। देखिए,
दिल्ली में 2014 में 2019 में बीजेपी 7 सीट जीतती है, जीती थी। विधानसभा का चुनाव हार जाती है। हाँ। तो और बम्पर से आम आदमी पार्टी तो बीजेपी भी ये कह सकती है कि हमारे खिलाफ टेम्पर किया गया। मैंने कल पूछा था यही बात अभी कर्नाटका में चंद महीने पहले इलेक्शन हुआ है। हाँ। और वहां कांग्रेस पार्टी जीत गई। पड़ोस में हिमाचल है, वहां कांग्रेस जीत गई, तो ईवीएम ठीक था। हाँ। लेकिन लोकसभा में वो ईवीएम खराब हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि ईवीएम बेवफा हो गई का आरोप जो लगाते हैं वो इलेक्शन हार चुके हैं। चूंकि मैं आपको सुनाया था चुनाव आयोग ने। जी, मैं आपको एक छोटी सी घटना बताता हूं। ये बिहार के मधेपुरा में वोटिंग काउंटिंग हो रही थी। मुझे वो याद है। और शरद यादव चुनाव आयोग के सामने धरने पर थे। दूसरे तीसरे दौर में जब वो 30-35 हजार की एक निर्णायक लीड ले लिए, लालू यादव वहां से उम्मीदवार थे जनता दल के, तो वो अपना चट्टी छोड़ के भाग खड़े हुए। तो इस तरह के है। देखिए, विपक्ष को या उसके पहले शरद यादव धरना दे रहे थे, फिर भाग लिए 2 घंटे बाद। तो सवाल यह है कि राजनीतिक दलों को राजनीति पूरे गंभीरता से करनी चाहिए। और राजनीति कोई हंसी खेल नहीं है, बहुत ही सीरियस काम है और देश को बनाने का काम है। रास्ते अलग हो सकते हैं, लेकिन तमाम पार्टियां देश बनाने के लिए लड़ती हैं, तो उनको एक जिम्मेदारी से बयान देना चाहिए। लोकतंत्र में जनता की आस्था और गहरी हो, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। इस तरह के छिछले आरोप लोकतंत्र के लिए अच्छे नहीं है। यही काम आज सुप्रीम कोर्ट ने किया है। लेकिन मुझे लगता है कि हमारे जो नेता है ना, वो सीख लेने को शायद तैयार नहीं है। हम और तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। अभी एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो ब्रेक के बाद फिर हम इस चर्चा को जारी रखेंगे। तो वक्त अभी एक ब्रेक का है। जीरा से प्यास बुझाए, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। सिप सिप जीरा सिप, जीरा सिप, इंग्लिश का चटनी और जीरा सिप, जीरा सिप, जीरा सिप। तेरी होने वाली मदर इन लॉ कुछ ज्यादा ही ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। स्वागत है ब्रेक के बाद। और अब हम जरा दिखाते हैं कि आमने सामने कौन स्टार कैंडिडेट है। नजर डालते हैं दूसरे चरण में उन सीटों पर जहां सभी की नजर। ये देखिए, राहुल गांधी बनाम के सुरेंद्रन वायनाड में, यहीं पर एनी राजा भी हैं, ये भी जोड़ लीजिए। राजीव चंद्रशेखर बनाम शशि थरूर तिरुवनंतपुरम से, दोनों हैवीवेट कैंडिडेट। गजेंद्र सिंह शेखावत बनाम करण सिंह उचियाराडा, ये कांग्रेस के हैं और इधर केंद्रीय मंत्री तो हैं ही। तेजस्वी सूर्या बनाम सौम्या रेड्डी, कांग्रेस की, बेंगलुरु दक्षिण से। राहुल गांधी बनाम के सुरेंद्रन, ये हम आपको दिखाई चुके हैं और साथ में इसमें एनी राजा भी जोड़ लीजिए, सीपीआई की। तो ये बड़े नाम हैं जो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो एक दूसरे के सामने हैं। और अब हम सीधे जुड़ते हैं उस सीट से जिस सीट की इस बार बहुत ज्यादा चर्चा है। वायनाड से सिद्धार्थ हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ, वायनाड इस बार बहुत ज्यादा चर्चा में ये सीट रही है सिद्धार्थ, और कहीं ना कहीं चर्चा की वजह यह भी रही कि वहां जाकर के जो विपक्षी इंडी गठबंधन है वो एकदम आमने सामने दिखाई पड़ा, जब एनी राजा ने बिल्कुल राहुल गांधी के सामने अपने आप को खड़ा कर दिया। बाद में के सुरेंद्रन भी आए और के सुरेंद्रन ने भी तीसरा कोना बनाया। पहले तो वोट प्रतिशत बताइए, क्योंकि यह बताएगा कि लोगों में उत्साह कितना है, और फिर यह भी बताइएगा कैसा ट्रायंगुलर फाइट आप वहां पर देख रहे हैं। जी बिल्कुल, सबसे पहले मैं आपको जो मत प्रतिशत है उसके बारे में बताना चाहता हूँ। 5:15 तक जो मत प्रतिशत हमारे सामने आई है वो प्रदेश के अंदर तो 64.73 की, और जहाँ मैं हूँ वायनाड, वहाँ 66.67 की है। तो पिछली बार के आंकड़ों से अगर हम कंपैरिजन करें 2019 के आंकड़ों से, तो थोड़े से अभी कम है, लेकिन अभी हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि अभी मतदान चल ही रहा है, आखिरी चरण में है। जब मतदान पूरा हो जाएगा उसके बाद ही हमें ये बात समझ में आएगी, अगर हम पिछली बार से कंपेयर करेंगे कि इस बार का मतदान ऊपर गया है या नीचे गया है। यहाँ हम बात करते हैं तो अब
एलडीएफ और यूडीएफ का मुकाबला नहीं रहा है। अब यहाँ पर बीजेपी के आने के बाद त्रिकोणीय मुकाबला हो गया और बहुत जबरदस्त तरीके से मुकाबला हो गया है। जहाँ एक तरफ बीजेपी से के सुरेंद्रन है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस से राहुल गांधी हैं और सीपीआई से जो है वो एनी राजा है। तीनों बहुत दमदार उम्मीदवार है यहाँ पर वायनाड कॉन्स्टिट्यूएंसी से। लेकिन यहाँ पर इस बार जनता के ओपिनियन, जनता के कुछ सुझाव है, जनता की कुछ अलग ही स्टेटमेंट आ रहे हैं। जनता चाहती है कोई दूसरा चेहरा देखना। इस बार जनता चाहती है बदलाव के लिए अपना मतदान देना। जनता चाहती है कि इस बार अगर वो आए यहाँ पर मतदान दें, एक बात बताइएगा सिद्धार्थ, ये है कि उनकी दिक्कतों का निवारण हो। ठीक सिद्धार्थ, एक बात बताइएगा, राहुल गांधी के खिलाफ चाहे सीपीआई हो या बीजेपी हो, उन्होंने ये मुद्दा जरूर उठाया कि भाई आदमी लोकल होना चाहिए, वो नहीं जो दिल्ली में जाकर के बैठ जाए, वो होना चाहिए जो हमारी बात को समझ पाए। ये कितना बड़ा मुद्दा बनता हुआ दिखाई पड़ा? जी, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। यहाँ मैं इसी के बारे में आपको बात बता रहा था। यही मुद्दा यहाँ सबसे बड़ा है कि कोई आदमी यहाँ लोकल का होना चाहिए, उनसे कनेक्ट करना चाहिए, उनकी बातों को सुनना चाहिए, जो उनकी मुसीबतें हैं उनका निवारण निकालना चाहिए। यहाँ पर लोग इस बार इसीलिए ही अपना मतदान कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर जो सबसे बड़ी दिक्कत है वायनाड के अंदर, जहाँ मैं हूँ, इस वायनाड लोकसभा में सबसे बड़ा मुद्दा है वाइल्ड एनिमल्स और इंसानों के बीच जो दिक्कतें हैं उनका सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ, क्योंकि लोग अपना रोजगार नहीं चला पा रहे हैं। लोग अगर कोई भी पेड़ लगाते हैं, पौधे लगाते हैं रोजगार कमाने के लिए, तो वाइल्ड एनिमल्स यहाँ आने के बाद उनको हटा देते हैं, उनको तोड़ देते हैं। लोग अपने बच्चों को शाम को सूरज ढलने के बाद पढ़ने नहीं भेज पा रहे हैं, और ये सबसे बड़ा कारण ये है कि उनको डर है कि वाइल्ड एनिमल्स कहीं उनको ही अटैक ना कर दे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हमले के मामले आए हैं इसी साल 3 आदमियों को एक हाथी ने कुचल दिया। तो इस तरीके की कुछ दिक्कतें हैं। और यही मैं अगर मतदान की आपसे बात करूं तो आप मेरे पीछे एक कतार देख सकते हैं। छोटी सी मतदान अभी भी चल रहा है। 6 बजे के बाद आंकड़ों का बिल्कुल पता चल जाएगा कि किस तरीके से आंकड़े आने वाले हैं। पिछली बार के साथ हम उसको बिल्कुल तुलना करेंगे और ये आपको बताएंगे कि इस बार के आंकड़े बड़े हैं या घटे हैं। लेकिन लोगों में उत्साह, बहुत हर्षोल्लास से लोग अपने घर से बाहर आने के बाद यहाँ मतदान कर रहे हैं। और सबसे अच्छा उदाहरण यहाँ सेट कर रहे हैं कि पहले मतदान फिर जलपान। बिल्कुल, ये बिल्कुल उसका उदाहरण आपके पीछे दिखाई पड़ रहा है। हालांकि इस समय तो अब स्नैक्स का टाइम हो गया है। जाहिर सी बात है कि लोग या तो स्नैक्स करके मतदान डाल रहे होंगे या मतदान करके जाके स्नैक्स डाल। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ जुड़ने के लिए और वायनाड से हमें बिल्कुल वो तस्वीरें दिखाने के लिए, सीधी तस्वीरें दिखाने के लिए, सीधी जानकारी देने के लिए। एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो अपने खास मेहमान से करेंगे चर्चा। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। स्वागत ब्रेक के बाद। जनादेश 2024 देख रहे हैं। हमारे साथ चर्चा करने के लिए प्रोफेसर सुधीर सिंह हमारे साथ बगल में ही यहाँ स्टूडियो में बैठे हुए हैं। सुधीर सर, वायनाड को लेकर बड़ी चर्चा हुई और चर्चा इसलिए भी है कि अब तो हो गया वहाँ मतदान। अब हो सकता है राहुल गांधी या तो अमेठी या रायबरेली से दूसरे सीट के लिए नामांकन कर दें। शायद इसी के लिए इंतजार कर रहे थे राहुल गांधी। लेकिन क्या राहुल गांधी के खिलाफ इस बार कुछ ऐसा मुद्दा बना कि पिछली बार लोगों ने ये सोच करके भी दिया कि हो सकता है ये नेशनल कैंडिडेट हो सकता है, प्राइम मिनिस्टर बन जाए। इस बार एक तो वो बात नहीं है, लोगों में वो सेंटिमेंट नहीं है। दूसरी बात ये कि लोकल वाला फैक्टर जो अभी सिद्धार्थ भी बता रहे थे वो बड़ा जोर शोर से उठ रहा है। देखिए, केरल का चुनावी परिदृश्य कुछ अलग सा है। राहुल गांधी पिछली बार वायनाड से जीते थे काफी मतों से। इस बार का संघर्ष कुछ अलग किस्म का है और किसके तरफ फैसला आएगा ये तो जनता बताएगी फाइनल जब काउंटिंग होगी। इसमें 3 कोना भी तो कुछ तय करेगा। देखिए, मैं मानता हूं कि लेफ्ट का कोना जो है वो सिर्फ लड़ने के लिए लड़ रहा है। अच्छा। लेफ्ट में कुछ है नहीं केरल में। लेफ्ट 0 हो सकता है। जो भी लड़ाई है वो कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है। तो ये जो 3 कॉर्नर हमको दिख रहा है वो प्रैक्टिकल में 2 कॉर्नर कंटेस्ट है। और लेफ्ट जो है वो बिल्कुल 3rd पोजीशन पर लगभग सीटों पे जाएगा, 1-2-4 सीट पर सेकंड आ जाए। क्योंकि लेफ्ट का काम बिल्कुल 7-8 साल से जो राज्य सरकार है वो बिल्कुल ही अलोकप्रिय है। लेकिन सवाल ये है कि राहुल गांधी
अमेठी से लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे उनकी पार्टी तय करेगी, लेकिन जो लगता है संकेत कि वो अयोध्या जाने का उनका प्रोग्राम बन चुका है, ये भी बात तो है तो कि वो नॉमिनेशन करने जा रहे हैं। मुझे लगता है दूसरी सीट से लड़ने की जरूरत क्यों महसूस हो रही है, ये भी तो एक चर्चा की देखिए, ये अब उनकी पुरानी सीट है, पिछले 50 साल से लोग लड़ते रहे उनके परिवार के, तो एक सोच होगी। ये भी तो हो सकता है वायनाड में उतना कॉन्फिडेंस महसूस हाँ, वो बहुत बड़ा एंगल है, लेकिन एक बड़ा एंगल उनके एंगल से ये है कि चूंकि उन्होंने सपा से अलायंस किया है और 16 सीट पर कांग्रेस 17 सीट पर लड़ रही है, तो राहुल गांधी अगर मैदान में आते हैं तो थोड़ी लड़ाई मजबूत होगी, ऐसा मानना चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर सुधीर सिंह जी आने के लिए और चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। तो जैसा कि आज जनादेश 2024 में हमने चर्चा की कि किस तरह से ये दूसरे चरण का मतदान रहा है, बिल्कुल अच्छी खबरें आ रही हैं, शांतिपूर्ण मतदान हो रहे हैं, मतदान का प्रतिशत भी ठीक ठाक सुधार दिखाई तो पड़ ही रहा है। हमने ग्राउंड से आपको अपने रिपोर्टर से बात करके ये बातें बताई और साथ में अपने एक्सपर्ट से भी बात की। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर चुनावी खबरें और तमाम अन्य खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।